किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया। sommes l'Inde. नहनु हुनूर। इंडिया। माँ हिंदी हस्ती मुंग हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। We are India. As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? For an in-depth perspective on solutions to the global pandemic, watch BioQuest, Researching COVID-19 on DD India and DD News. सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं।
आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपकी निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। करो। भारत ने कहा चीन के साथ चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के कार्यान्वयन पर प्रगति की हुई समीक्षा। भारत और चीन पूरी तरह से पीछे हटने के उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध। ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए इस मुद्दे को ले जा रहे हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा पर रक्षा तैयारियों की जानकारी के लिए कल से 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे लेह और श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे भी रहेंगे साथ। राजस्थान उच्च न्यायालय में सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई टली। अब इस मामले की सुनवाई करेगी डबल बेंच। मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे डबल बेंच। व्हिप के उल्लंघन पर विधानसभा अध्यक्ष की नोटिस के खिलाफ विधायकों ने दी थी याचिका। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम के 30 जिलों के 36 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 66 लोगों की मौत। बिहार में भी कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के कई भागों में भारी बारिश। देश में कोरोना को हराने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 63.25%। देश में कोरोना से 6,12,814 लोग हुए ठीक। बिहार में आज से 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी शुरू हुआ 7 दिनों का लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक में रखेंगे अपने विचार। पीएम मोदी के साथ नॉर्वे के पीएम और यूएन के महासचिव भी करेंगे संबोधित। अमेरिकी सांसदों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप से टिकटॉक समेत अन्य चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी के अनुरोध के बाद व्हाइट हाउस का बड़ा बयान। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कहा, कुछ ही हफ्तों में होगा फैसला। अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर कर रहे हैं विचार। और 2022 में फीफा विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा। 21 नवंबर 2022 से कतर में होगी शुरुआत। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूदा गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन लगातार स्थापित सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को चोशुल में भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता हुई, जो 5 जुलाई को दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के अनुरूप रही। चौथे दौर की वार्ता में सेना के पीछे हटने पर बनी सहमति के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से पूरी तरह से सेना के पीछे हटने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोनों पक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए लगातार सत्यापन की जरूरत है। दोनों पक्ष राजनयिक और सैन्य स्तर पर नियमित बैठकों के जरिए इस मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से लद्दाख और जम्मू श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करेंगे और 18 जुलाई को वे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री वहां की ताजा स्थिति का जायजा लेंगे। इस महीने की शुरुआत में 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का दौरा किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां अग्रिम पोस्ट पर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। पीएम ने थल सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की थी। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से कड़ा संदेश दिया था। हालांकि मंगलवार को कोर कमांडर स्तर की चौथे दौर की वार्ता दोनों देश के बीच हुई। ये बैठक मैराथन बैठक रही और 14 घंटे से ज्यादा चली। भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा कि चीन को पैंगोंग एरिया में फिंगर आर्ट से पीछे जाना होगा। साथ ही सैनिकों की तैनाती कम करने के लिए भी अपनी शर्तें रखी। और राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम की ओर रुख कर लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई डबल बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे डबल बेंच। सचिन पायलट सहित 19 विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि इन 19 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में शामिल होने की पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को सभी को नोटिस जारी किया था। और राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ ही बीएसपी के विधायकों को लेकर भी विवाद हो गया है। बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेसी विधायक घोषित करने पर कानूनी आपत्ति दर्ज की गई है। एडवोकेट हेमंत नाहटा ने राज्यपाल को फिर से आपत्ति पेश की है। इसमें कहा गया है कि बिना दल बदल याचिका पेश हुए ही स्पीकर ने फैसला कर दिया है। आपत्ति में स्पीकर के आदेश को कानूनन शून्य बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का निर्णय और राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य प्रकरण में निर्धारित विधि का हवाला देते हुए कहा गया है कि स्पीकर के ड्राइंग रूम या ऑफिस में जनमत को बदला जाना गैर संवैधानिक है। राज्यपाल से विधानसभा का रिकॉर्ड तलब कराए जाने की मांग की गई है। और हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजस्थान से मुरारी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोर्ट में क्या हुआ, क्या वजह रही कि अब इसकी सुनवाई टल गई? जया, जो राजस्थान में घटनाक्रम लगातार चल रहा है राजनीतिक, उसमें आज एक नया मोड़ आया है जब सचिन पायलट और उनके साथी 19 विधायकों ने कोर्ट में अपनी याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो व्हिप का उल्लंघन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो नोटिस मिला है वो कानून का उल्लंघन है। इसको लेकर उन लोगों ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में अपनी याचिका दायर की। उनकी तरफ से दिल्ली से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी दोनों लोग ऑनलाइन जुड़े थे। यहाँ से एक स्थानीय वकील उनकी तरफ से जुड़ा था। लेकिन उनकी जो सचिन पायलट और उनके साथी विधायक है, उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसमें हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया कि यह याचिका अभी तो संशोधन के लिए उनको वापस चाहिए, इसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है। इसलिए उन्होंने जो न्यायाधीश है उनसे प्रार्थना की कि इसे हमको पुनः संशोधन करके हम वापस दायर करेंगे। तो इनको इस प्रार्थना को मान लिया गया और
कहा गया कि इस याचिका को डबल बेंच यानी कि 2 न्यायाधीशों की बेंच इसको सुनेगी। हमारी बात हुई जो मुख्य सचेतक हैं, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, जो वो भी यहाँ मौजूद थे। वो इसलिए उनका कहना था कि चूंकि ये जो याचिका लगाई है इसमें सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को ही पार्टी बनाया है, जबकि कांग्रेस को भी इसमें पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कैविएट लगाई है कि इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुने बिना इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाए। तो उनका मुख्य सचेतक का स्पष्ट कहना था कि उनके जब तक हमारा पक्ष नहीं सुनेंगे इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। जया जी मुरारी, लेकिन साथ ही साथ ये जो नया ट्विस्ट आया है बीएसपी के विधायकों को लेकर, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है? हाँ, ये भी एक नया निश्चित रूप से मोड़ है। हेमंत करके एक वकील है जिन्होंने राज्यपाल के यहाँ इस चीज को लेकर, जो हालांकि ये पहले भी कई बार मामला उठ चुका है और जो भाजपा है, स्टेट बीजेपी है, वो भी लगातार इस मामले को उठाती रही है कि जो बीजेपी का बसपा का कांग्रेस में जो मर्डर हुआ है वो कहीं ना कहीं कानूनों का उल्लंघन है और उसकी याचिका अभी भी पेंडिंग है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है बहुत सारी। तो उसको लेकर भी आज एक जब वकील ने राज्यपाल के यहाँ पुनर्विचार याचिका लगाई है कि इस पर फिर से सुनवाई की जाए, ये इलीगल है, तो निश्चित रूप से ये मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान की राजनीति घटनाक्रम लगातार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों मामले एक बड़ा परिवर्तन जैसा कुछ हो सकता है। जया जी, लेकिन हम बात करें अगर बीएसपी के मुद्दे की, तो वो तो पुराना मुद्दा है और उसको इस वक्त उठाने की क्या वजह रही? कहीं ना कहीं दया इसमें मान सकते हैं कि चूंकि ये राजनीतिक जो बीएसपी के 6 विधायक है वो सरकार के स्थायित्व के बहुमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनकी याचिका किसी वजह से सफल होती है, गवर्नर मानते हैं या कोर्ट में वो स्टैंड करती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, अशोक गहलोत की सरकार है, उसको कहीं ना कहीं झटका लग सकता है यदि बसपा के विधायकों की मर्डर को इलीगल मान लिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति बन रही है बीजेपी की हो या सचिन पायलट की हो, तो उसमें कहीं ना कहीं एक झटका देने की कोशिश इसे मान सकते हैं। जया जी, चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो सचिन पायलट है उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई है, अब डबल बेंच इस बात की सुनवाई करेगी और उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक इस बेंच का गठन होगा। खबरों में आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की उच्च स्तरीय बैठक के समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित इस सत्र में पीएम मोदी, नॉर्वे के पीएम और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों का एक विविध समूह शामिल है। इस वर्ष के सत्र का विषय कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हम किस तरह से संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, ये है इस बार का मुद्दा। और भारत शुरू से ही सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ ही बहुपक्षवाद का समर्थक रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के कारण बदले हुए हालात में हो रहे इस आयोजन का विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाता है। भारत के लिए इस आयोजन का विशेष महत्व है। भारत की सुरक्षा परिषद में जीत के बाद संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का ये पहला भाषण होगा। इस साल 17 जून को भारत भारी बहुमत के साथ 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चुना गया था। पीएम ने इससे पहले जनवरी 2016 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्य भाषण दिया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी, स्वामी श्री महाराज को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। श्री स्वामी नारायण गादी के आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी, स्वामी श्री महाराज का आज निधन हो गया। स्वामी श्री महाराज स्वामी नारायण परंपरा के 5वें आचार्य थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए हम आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियादा सजी स्वामी श्री महाराज को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने मानव पीड़ा कम करने और करुणा के प्रसार के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर अनगिनत लोगों द्वारा याद किया जाएगा। एक अन्य ट्वीट में पीएम ने लिखा कि आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियादा सजी स्वामी श्री महाराज अपार बुद्धिमत्ता से संपन्न थे। सामुदायिक सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके साथ अपनी कई बातचीत कभी नहीं भूलूंगा।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को वंदे भारत अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कुल 6,87,000 फंसे हुए भारतीयों को 15 जुलाई तक वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया गया। We are at a very advanced stage of negotiation with at least 3 countries that I am aware of. And in the case of one, we have signed formally. Let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. और नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह भी कहा कि हम एयर बबल के लिए कम से कम 3 देशों फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी के साथ बातचीत के अग्रिम चरण में हैं। एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। और negotiation at least 3 countries that I am aware of. And in the case of one, we have signed formally. Let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश में क्या है बाढ़ की स्थिति। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जल्द लौटते हैं। बिजली गिरने से जुड़े तथ्यों की जानकारी आपकी जान बचा सकती है। मिथ्या, बिजली केवल सबसे ऊंची वस्तु पर प्रहार करती है। तथ्य, बिजली कहीं भी गिर सकती है। पेड़ों की जगह जमीन पर, खंभों की जगह पास पड़ी कारों पर या इमारत की जगह पार्किंग स्थल पर। मिथ्या, बिजली तूफान के दौरान पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित है। तथ्य, अगर बिजली पेड़ पर गिरे तो आपको करंट लग सकता है या पेड़ के गिरने से चोट लग सकती है। मिथ्या, रबर के टायर आपको बिजली से सुरक्षित रखते हैं। तथ्य, हर तरफ से बंद वाहन की धातु से बनी सतहें और छत आपको सुरक्षित रखती हैं, रबर टायर नहीं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा जैसे खुले वाहन सुरक्षित नहीं हैं। मिथ्या, बिजली से पीड़ित व्यक्ति को छूने से करंट लग सकता है। तथ्य, मानव शरीर बिजली संग्रह नहीं करता। प्राथमिक उपचार देने के लिए बिजली पीड़ित को छूना पूरी तरह से सुरक्षित है। तैयारी में ही समझदारी। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। और बिहार में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अक्षीय रेखा के बिहार के से खिसक जाने के कारण अब अगले कुछ दिनों में वर्षा में कमी आएगी, लेकिन दक्षिण पश्चिम बिहार में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना जताई है। वहीं चंपारण के बगहा दियारवर्ती क्षेत्र में बाढ़ से बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। बाढ़ का पानी घुसने से दियारा में तबाही मच गई है। रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के कच्चे बांध को गंडक नदी की मूर्तिधार ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे बांध पर बसे दर्जनों परिवार के सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट गया है। बांध पर दियारा के निचले इलाकों से कई परिवार शरण लिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि किनगर गंडक बराज से बीती रात 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद गंडक नदी में उफान के चलते बाढ़ और कटाव जैसे हालात निचले इलाकों में पैदा हो गए हैं। लोग मवेशियों के साथ बांध पर शरण लिए हुए हैं। पिपरासी प्रखंड के माघौली, मछहा, भूईधारवा सहित दर्जनों गांवों से बाढ़ का सैलाब आ गया है। और पूर्वोत्तर राज्य असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राज्य के 26 जिलों के 93 राजस्व सर्कल में 3,376 गांव पानी में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ का पानी कुछ नए इलाकों में प्रवेश करने की वजह से राज्य में 36 लाख
42,546 लोग प्रभावित हुए हैं। बारपेटा जिला राज्य में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। राज्य के गोपालपाड़ा और मोरीगांव जिले में भी तकरीबन 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 7 और लोगों की मौत के साथ ही इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई है। राज्य की नदियां खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 1,27,000 हेक्टेयर फसली भूमि को नुकसान पहुंचा है। गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि राष्ट्रीय आपदा बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा बल एसडीआरएफ के नेतृत्व में 180 बोट्स के साथ राज्य भर में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक तकरीबन 3,991 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कई जगहों पर मानसून की बारिश हो रही है। मुंबई में अभी तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश के अलग अलग स्थानों पर भी काफी तेज बारिश हुई है। इस तरह मुंबई में 10 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि बांद्रा में 20 सेंटीमीटर, सांता क्रूज में 17 सेंटीमीटर, महालक्ष्मी में 13 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है श्यामा मुंबई से। श्यामा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी जल जमाव के दृश्य हमें सामने आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्या कोशिशें की जा रही है इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए? जी, जिस तरीके से हमने देखा कि कल के बाद से यानी कि कह सकते हैं कि मंगलवार से जो बारिश शुरू हुई थी, कल वो जाके थमी थी और कल के बाद में आज फिर से एक बार लगभग कह सकते हैं 5 से 6 घंटे लगातार भारी बारिश हुई है, जिसके कारण कई सारे जो निचले हिस्से हैं वहां पर जल जमाव का समस्या सामने आ चुका है। और इसमें से ये जो इलाके हैं वो है बडाला, एंटोफिल, साइन, परेल, हिंदमाता, ये सभी इलाकों में जल जमाव होना शुरू हो चुका है। और कई सारे ऐसे जो कॉलोनीज या सोसाइटीज है वहां पर जो रास्ते हैं या अंदर भी कॉलोनीज में पानी काफी भर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नौ कास्ट का एक अनुमान दिया गया था मौसम विभाग की ओर से कि 3 घंटे तक लगातार भारी बारिश हो सकती है, ये एक चेतावनी दी गई थी और वो हुआ भी। हमने देखा कि मुंबई में कह सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया 5 से 6 घंटे लगातार भारी बारिश हुई है और उसके वजह से काफी सारी दिक्कतें लोगों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे जो एक तरीके से इंसिडेंट्स हैं वो हुए हैं। मलाड में अगर मालवनी की बात करें तो वहां पर भी जो एक इमारत है वहां का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन ये अच्छी बात है कि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है फायर ब्रिगेड की ओर से भी, और साथ ही जो स्थानिक लोग थे वहां पर वो भी लोगों को निकालने के काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले ही मौसम विभाग ने कह दिया था, लोगों को बता दिया था कि जहां जल जमाव होता है वहां जाने से बचें, साथ ही जो समुद्री इलाके हैं वहां भी जाने से बचें। ये सारी जगहों पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस तैनात है, हर जगह पे बीएमसी या जो भी लोकल प्रशासन के लोग हैं वो भी वहां पर तैनात हैं, ये देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि सिचुएशन जो है हाथ से ना निकलता हुआ नजर आए। जी शुक्रिया श्यामा इस जानकारी के लिए। तो ज़बरदस्त पानी बरस रहा है कई राज्यों में, जिसकी वजह से वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान स्थित नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन का शुभारंभ किया। ये देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का अस्पताल है जिसमें पूरी बिल्डिंग ओपीडी व बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी के लिए ही समर्पित है। 9 मंजिल के इस ब्लॉक में 5 हॉल हैं। हर मंजिल पर 500 मरीजों के बैठने की व्यवस्था है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एम्स परिसर में बना ये ब्लॉक मुख्य ब्लॉक से 500 मीटर की दूरी पर है। इसमें मरीजों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें लिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। यहाँ मरीजों के खाने के लिए भोजनालय भी बनाया गया है। और इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के युवा डॉक्टरों को नए विचार लाने और उसकी क्रियान्वित करने की सलाह दी। डॉक्टर हर्षवर्धन का मानना है कि इससे अस्पतालों की कार्यशैली और पैनी होगी और वो बेहतर तरीके से मरीजों की देखभाल कर सकेंगे। अच्छे क्वालिटी की ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए। कैसे जो अभी भी बची हुई तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट की हो सकती है, कुछ मरीज़ों की हो सकती है, कुछ मरीज़ों के रिश्तेदार की हो सकती है, कुछ जो भी एम्स में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं उनकी हो सकती हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो डायग्नोसिस जब हम अगर मरीज़ की कर सकते हैं
उसकी बीमारी की कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डायग्नोसिस के ऊपर भी बहुत गहराई और गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। और हाल ही में जब मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए गए तो नतीजों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने वालों में एक उत्साही दादी भी थी। मेघालय के दूरदराज के गांव में रहने वाली 50 वर्षीय लंकिते सिविमलेह ने उम्र की बंदिशों को तोड़ते हुए 12वीं की बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की है। लोग उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रशंसा कर रहे हैं। पढ़ाई की उम्र की कोई सीमा तय नहीं होती, इस बात को सच साबित कर दिखाया है मेघालय की एक 50 वर्षीय महिला लकिनते सिविमलेह ने। 4 बच्चों की मां और 2 बच्चों की दादी ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। 32 साल पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। जब मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कक्षा 12 के परिणाम घोषित किए गए तो वो खुशी से मुस्कुरा रही थीं। I dropped my studies since 1989, 2015. I heard that there is a school for NIOS. There in that school there is no maths, so I happily joined that school. It is evening school. So I passed in 2017. So I continue my studies in Balawan College since 2018. एक कवि बनने का सपना देखने वाली सिविमलेह 2008 से प्री स्कूलरों को खासी भाषा की मूल बातें सिखा रही हैं। इस प्रकार दोस्तों और परिवार के प्रोत्साहन से वो न केवल 10वीं कक्षा बल्कि 12वीं कक्षा भी पास करने में सफल रही हैं। My friends, my colleagues are my inspiration. I want to give you this message for the young generations to please don't drop your studies. वर्ष 2015 में लकिनते ने पढ़ाई छोड़ने के 26 साल बाद दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद सिविमलेह अपने मुख्य विषय के रूप में मातृभाषा के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं। शिलोंग ब्यूरो के साथ डीडी न्यूज। तो सभी के लिए मिसाल बनी ये दादी। और भारत में सबसे कम उम्र में कठपुतली खेल का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में अब महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले सोहम यामुल का नाम भी लिया जाएगा। सोहम महज 10 साल के हैं और उन्होंने 8 मिनट की एक लघु फिल्म में कोरोना के प्रकोप से पहले और बाद में भारत के जीवन काल का वर्णन किया है। इस फिल्म को लंदन के नेवर सच इनोसेंस संगठन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भेजा गया। महाराष्ट्र में सोलापुर जिले की सोहम येमूल ने पपेट शो के माध्यम से लंदन में नेवर सच इनोसेंस संगठन द्वारा आयोजित कोविड-19 रिस्पांस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में 44 देशों के 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता का विषय था कोरोना महामारी से पहले और बाद का जीवन, जिसको गुड़िया के खेल के माध्यम से सोहम को प्रस्तुत किया जाना था। केवल 10 वर्षीय सोहम येमूल तीसरी कक्षा में अध्ययन कर रहा है। उसका शौक गुड़िया से बात करने का खेल पेश करना है, जिसे पपेटिंग कहा जाता है। सोहम अपने होठों को हिलाए बिना विभिन्न गुड़िया के माध्यम से मनोरंजन करता है, सूचना देता है। साथ ही कठपुतलियों के खेल की तैयारी सोहम 5 साल की उम्र से ही कर रहा है। I am a coronavirus. Hello countrymen, I am feeling to have lockdown. Essential services, all other services and facilities will be closed. लंदन में स्थित नेवर सच इनोसेंस ये संस्था बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और विभिन्न विषयों पर बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता का विषय था कोविड-19 कोरोना महामारी। इसमें सोहम ने अपने माता पिता की मदद से कोरोना महामारी के पूर्व और बाद का जीवन इस विषय पर 8 मिनट की लघु फिल्म बनाई और प्रतियोगिता के लिए भेजी। इस प्रतियोगिता में 44 देशों के 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस लघु फिल्म में सोहम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती गुड़िया के साथ कोरोना विषय पर लोगों का प्रबोधन किया। इस्तेमाल किया जो सोहम का एक फेवरेट पपेट है और कोरोना पपेट का इस्तेमाल किया और एक स्ट्रिंग पपेट
जो उसके खुद के जीवन का पूरा अंश दिखाने की कोशिश की। 4000 स्पर्धक में से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के परिणाम अभी घोषित किए गए हैं, जिसमें सोहम को प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। भारत एक बड़ा देश है, 100 करोड़ से भी अधिक और घनी आबादी होने के बावजूद देश कोरोना से सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है। सोलापुर से अविनाश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, ये बच्चे आजकल सभी को सरप्राइज कर रहे हैं। इसी के साथ खबरों में इतना ही, लेकिन अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें और 2 गज दूरी बनाए रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। माँ